अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करना है, जो कि है पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड। अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं प्रीवियस, चूंकि ये हमारा फिजिक्स की बुक का लास्ट चैप्टर है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर्स भी कॉल करवाऊँ तो हमने फिजिक्स में इस अपने फर्स्ट ईयर के कोर्स में जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने फिजिक्स की जितनी भी 9th क्लास में ब्रांचेस पढ़ी होती है ना, जैसे हमने मैकेनिक्स पढ़ी होती है, हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होती है, इसके अलावा हमने हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ी होती हैं। तो उन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमने क्लास फर्स्ट ईयर में भी आकर डिस्कस की है। ठीक है, सो आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है वो है पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पार्टिकल फिजिक्स होती क्या है। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फिर हम आगे अपने पहले टॉपिक पर चलेंगे। सो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि जी इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ physics that deals with the study of subatomic particles। ठीक है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं कि दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर, रिलेशनशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। फिजिक्स की वो ब्रांच जो हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उस ब्रांच को हम पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, अब जब भी हमारे पास पार्टिकल्स का जिक्र हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि सबसे पहले यूनिवर्स में जो छोटे से छोटा पार्टिकल है वो एटम होता है। ठीक है, तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एटम के बारे में स्टडी की होती है ना, हमने पढ़ा होता है कि जी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे जो छोटा पार्टिकल है दैट इज एटम। ठीक है, और आपने फर्स्ट ईयर से पहले 9th 10th में भी फिजिक्स पढ़ी होती है, और इससे पहले भी जो हमारी प्रीवियस छोटी क्लासेस होती हैं जिसमें हम साइंस के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वहां पर हमने ये सीखा होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एटम है तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं डिफरेंट शेल्स में, और हर शेल की अपनी अपनी एनर्जी होती है। ठीक है, ये बातें हमने पढ़ी होती हैं। हमने देखा होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हमने देखा होता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमने देखा होता है कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। सही है, और फिर जब भी हम किसी भी एटम के बारे में बात कर रहे होते हैं, सॉरी जब भी हम किसी भी एलिमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हमेशा एलिमेंट को सिंबॉलिकली लिखने का तरीका ये होता है। अगर हम किसी भी एलिमेंट को सिंबॉलिकली लिख रहे हैं ना, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ तो मैं लिखूंगी AZ। ठीक है, इसमें ये जो A होता है ये मैस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये जो Z होता है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यही बात मैं लिख दूं तो ये जो A है ये मैस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और स्टूडेंट्स ये जो Z है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और मैस नंबर जो है ये हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, और एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है, आपके ये जो पहला चैप्टर जो पहला टॉपिक है उसके स्टार्ट में ये सारी बातें नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन जैसे ही हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें ये सारी बातें आगे चलकर इस्तेमाल करनी है, यूज करनी है। इसलिए मैं आपको स्टार्ट में बता रही हूँ, आगे चलकर फिर मैं बार बार इनको यूज करूंगी। ठीक है, सो हम बात ये कर रहे थे कि अगर हमने किसी भी एलिमेंट को सिंबॉलिकली लिखना होता है तो हम उसके लिए AZ का इस्तेमाल करते हैं। A ऊपर लिखा जाता है और Z नीचे। ठीक है, A जो है ये मैस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, Z जो है वो स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और मैस नंबर जो है ये आपको बताता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, और एटॉमिक नंबर जो है वो आपको बताता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें ना Z, तो नाइट्रोजन के बारे में आपने पढ़ा होता है ना कि नाइट्रोजन जो है वो होता है नाइट्रोजन 714। इसका मतलब है ये जो 14 है वो इसका एटॉमिक नंबर है, और ये जो 7 है ये इसका ये जो 14 है ये इसका मैस नंबर है, और ये जो 7 है ये इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब अगर आप अपनी बुक में फर्स्ट टॉपिक को देखें तो वो आपको, या फर्स्ट टॉपिक से पहले जो इंट्रोडक्शन है उसमें वो आपको ये बात बता रहा है कि इंसान ने जब ये सबसे पहले एटम को स्टडी करना शुरू किया ना, तो
एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो जो इनिशियल स्टडीज ऑफ साइंस थी या फिजिक्स थी, उसमें 3 ही थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इंसान की ये नेचर है, ये आदत है कि वो हमेशा यूनिवर्स में मौजूद जो चीजें होती हैं उनके बारे में खोज लगाने की कोशिश करता है। यानी कि हमेशा इससे इंसान के पास जब एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो वो उससे मजीद आगे मतलब मजीद ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की, कलेक्ट करने की कोशिश करता है। और अल्लाह ताला ने भी इंसान को तख्लीक करने का यही मकसद बताया है कि एक तो इस्लाम को समझा जाए, यानी कि कुरान की तालीमात पर अमल किया जाए, अल्लाह ताला की इबादत की जाए। और इसके अलावा कुरान में डिफरेंट आयात में कहा गया है कि जो भी हमारे सामने यूनिवर्स में मौजूद है, इंसान को उसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए और फिर उन चीजों का मुशाहिदा करना चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मुझे आपको ये बताना है कि जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर बात कर लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के बाद, एडवांसमेंट होने के बाद साइंटिस्ट ने मजीद काम करना शुरू किया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी डिफरेंट थेरीज दी। इस चैप्टर में आगे चलकर हम डिफरेंट थेरीज का, डिफरेंट साइंटिस्ट का नाम भी पढ़ेंगे। और फिर उन्होंने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास हम क्वार्क्स का जिक्र इस चैप्टर में करेंगे, हम हाइड्रॉन्स का जिक्र करेंगे, हम लेप्टॉन्स का, बोसॉन्स का, मीजॉन्स का, ठीक है। और फिर आगे चलकर हम पार्टिकल ये भी सीखेंगे कि जब जैसे यूनिवर्स में कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सेम उसी तरह का एक एंटी पार्टिकल भी मौजूद होता है, ठीक है। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में फर्क ये होता है कि दोनों का मैस सेम होता है, बट सिर्फ इन दोनों के ऊपर चार्ज डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये बता रहा है कि इंसान ने जब कोशिश की तो उसने इन तीनों के अलावा मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कवर किया। और हमारे चैप्टर में हम जो है वो डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारी बुक का जो पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 14.1, वो है कंजर्वेशन का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का, टॉपिक नंबर 14.1। और एग्जैक्ट हेडिंग हमारे टॉपिक की है कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। और कंजर्वेशन लॉस क्या कि हमने ना इससे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होता है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी होती है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होता है, ठीक है। अब जिस भी चीज की बात करते हैं, चाहे एनर्जी की बात करें, चाहे मास की बात करें, चाहे मोमेंटम की बात करें, तो हमने यही सीखा होता है। अगर हम स्टेटमेंट लिखना चाहें तो हम फॉर एग्जाम्पल एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ये लिखते होते हैं ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but can be converted from one form to another, ठीक है। और कंजर्वेशन लॉस इन न्यूक्लियर रिएक्शन, तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करते हैं और एक न्यू न्यूक्लियस बनाते हैं, उसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो मैं अगर डिफाइन करना चाहूं तो मैं यूं कह सकती हूँ कि अ प्रोसेस या अ रिएक्शन इन विच 2 or more nuclei combine to form a new nucleus, ठीक है, या न्यू एटम या न्यू पार्टिकल आप कह सकते हैं। इस किस्म की रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, सही है। सो आपकी बुक में कंजर्वेशन लॉ जो है उसमें 2 कंजर्वेशन लॉज उसने आपको बताए हुए हैं। नंबर 1 जो है वो उसने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और नंबर 2 जो है वो उसने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अगर हम चार्ज की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमने इससे पहले भी मैट्रिक में सीखा हुआ है कि चार्जेस जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद होता है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम कहते हैं प्रोटॉन या होल्स के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। और अगर हम न्यूक्लियॉन्स की बात करें, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। हमारी बुक में ये जो कंजर्वेशन के हवाले से ये दोनों चार्ज कंजर्वेशन और न्यूक्लियॉन कंजर्वेशन
कंजर्वेशन है ये एक थियोरेटिकल टॉपिक है, तो मैं इसके पॉइंट्स आपके सामने पहले लिख लेती हूँ, फिर मैं जो है वो आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी कि आपकी बुक में ये जो सारी थियरी है आपने उसको किन पॉइंट्स में अपने माइंड में रख लेना है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें मैंने आपको बताया कि हम दो कंजर्वेशन लॉज के बारे में पढ़ेंगे। एक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। सो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में देखें तो हमने सबसे पहले जो है वो उसकी स्टेटमेंट लिखी है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि चार्ज को हम ना तो खुद से क्रिएट कर सकते हैं ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि आप इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है कि जी चार्ज कंजर्वेशन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल इंटरेक्शन, कि जब भी चूंकि हम पार्टिकल्स फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो जब भी दो या दो से ज्यादा पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो ये एक तीसरा सबएटॉमिक पार्टिकल बना देते हैं, ठीक है। या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करते हैं तो ये एक तीसरा न्यूक्लियाई बना देते हैं। तो मैं बता रहा है कि जब भी कोई न्यू न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी या जब भी जहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, तो उस केमिकल रिएक्शन में जो चार्ज कंजर्वेशन है ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कि सबसे पहले उस रिएक्शन में जो चीज नोट की जाएगी वो ये की जाएगी कि उस रिएक्शन में होने वाले जो चार्जेस हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के वो कंजर्व रहने चाहिए, वो सेम रहने चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि इन अ क्लोज सिस्टम द टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन रिमेन सेम, कि किसी भी क्लोज प्रोसेस में या क्लोज सिस्टम में जहां पर दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, उनके कोलाइड करने से या इंटरेक्ट करने से पहले और बाद का जो चार्ज है वो सेम रहना चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि इन द न्यूक्लियर प्रोसेस चार्ज ऑफ द पार्टिकल इन्वॉल्व इज ऑलवेज बैलेंस, कि न्यूक्लियर रिएक्शन में या न्यूक्लियर प्रोसेसेस में जितने भी पार्टिकल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उनका चार्ज हमेशा बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूरेनियम के बेसिकली डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, मैंने जो है वो यूरेनियम 235 और 92 का जिक्र किया, ठीक है। ये जो है यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और अनस्टेबल है, ये अपने आप को स्टेबल स्टेट में लेकर आने के लिए अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा होता है, ठीक है। सो मैंने लिखा है कि यूरेनियम 92-235 जब ये डिके होता है तो ये थोरियम 90-231 में कन्वर्ट होता है और साथ में जो है वो हीलियम का पार्टिकल एमिट कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें तो ये जो लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये जो है वो हमारे पास जो राइट साइड पर लिखे हुए हैं ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यूरेनियम में 235 इसका मैस नंबर है और 92 इसका एटॉमिक नंबर है रिएक्टेंट्स वाली साइड पे। अगर आप प्रोडक्ट्स वाली साइड पर देखें तो 231 में 4 ऐड करें तो 235 होता है, यानी कि यहाँ पे भी 235 हो गया, यहाँ पे भी 235 हो गया, और 90 में आप 2 ऐड करें तो यहाँ पर भी 92 हो गया, यहाँ पर भी 92 हो गया, यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये क्यों हुआ कि जो एटम है या जो एलिमेंट है वो अपने आप को स्टेबल स्टेट में लेकर आना चाह रहा है। कहीं पर भी कोई भी रेडियोएक्टिव डिके या रेडियोएक्टिव एमिशन कब होती है कि जब कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपने आप को स्टेबल स्टेट में लेकर आना चाह रहा होता है, तो उसके अंदर से अल्फा बीटा या गैमा रेडिएशंस एमिट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो रिएक्टेंट्स में अगर आप देखें तो मैस नंबर और एटॉमिक नंबर, और जो प्रोडक्ट्स में आप देखें वो मैस नंबर और एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। और मैस नंबर और एटॉमिक नंबर में बात करें तो फिर हम चार्जेस की बात करें ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चार्जेस हैं वो बिफोर और आफ्टर द रिएक्शन सेम रहते हैं। और एक आपको इसकी स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि चार्ज को ना तो हम खुद से बना सकते हैं यानी कि क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस आप चार्ज को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स है और इसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स शुड मस्ट रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स शुड मस्ट रिमेन कांस्टेंट इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि दिस लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दैट बाइंड न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। अब अगर आप लोगों को याद आए तो हमने 9th क्लास में, इनफैक्ट जो अभी फेडरल बोर्ड की बुक है उसमें हमने 9th क्लास में फॉर बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर के बारे में पढ़ा होता है। उसमें एक हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा होता है और एक हमने वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा होता है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब है ये रिजल्ट है, नतीजा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस काम आती है, ये न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड करके रखती है, ठीक है। बाइंड करके रखने का क्या मतलब है
कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रोटॉन की बात कर लें तो देखिए एक प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो जब सेंटर में बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे यानी कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होंगे, और हमने यही चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यही पढ़ा था ना कि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वो जो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे उनके ऊपर सेम पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का काम क्या होता है कि वो उन प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स दैट बाइंड न्यूक्लियॉन्स टुगेदर एंड इंश्योर दैट दे आर नॉट स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। तो इसका एक और काम बताया हुआ है, एक और इसकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई हुई है कि ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखती है और ये इंश्योर करती है कि स्पॉन्टेनियसली मतलब अचानक से खुद ब खुद से ना तो न्यूक्लियॉन्स क्रिएट हो और ना ही न्यूक्लियॉन्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में आपने ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रख लेने हैं। एग्जांपल में आप जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया ना, इस तरह से आप कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स में भी ये एग्जांपल दे सकते हैं। ये एग्जांपल आप कैसे दे सकते हैं कि देखें ये जो 235 है ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यहाँ पे 92 जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर यूरेनियम में रिएक्टेंट्स में जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो 92 है, और इस तरह अगर आप प्रोडक्ट्स में देखें तो 90 + 2 कंबाइन होकर 92 यानी कि प्रोडक्ट्स में भी जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो 92 है। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के न्यूक्लियॉन नंबर दोनों साइड पर सेम है, तो ये जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन को फुलफिल कर रहा है। फिर मैंने लिखा कि ये जो दोनों कंजर्वेशन लॉस पढ़े हैं इसके आपको दो रिजल्ट्स मिलते हैं। एक क्या है कि दे प्रोवाइड डीप इंफॉर्मेशन ऑफ अंडरलाइंग सिमेट्रीज एंड इंटरेक्शन विद इन सब एटॉमिक पार्टिकल, कि ये जो दोनों लॉज हैं ये आपको काफी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द सिमेट्री स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन विद इन सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो ये दोनों लॉज जो है वो उनके उस इंटरेक्शन को, कोलिजन को समझने में आपकी हेल्प आउट करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा कि दे आर यूज्ड इन डिके प्रोसेसेस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा एमिशन, और ये जो दोनों चार्ज कंजर्वेशन है और न्यूक्लियॉन कंजर्वेशन है इसको हम ये अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन की एमिशन में यूज करते हैं। जैसे मैंने भी आपको ये रिएक्शन में बताया ना कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है, और इस अगर केमिकल रिएक्शन में आप देखें तो फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फुलफिल हुआ है और कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन भी फुलफिल हुआ है। यानी कि आपको बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई रेडिएटिव डिके होता है तो अल्फा बीटा या गामा रेडिएशन एमिट होती हैं, और इस एमिशन के प्रोसेस में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स को माइंड में रख कर ये जो एमिशन का प्रोसेस है ये होता है। नेक्स्ट हमारा ये जो टॉपिक नंबर 14.1 है इसी में ये हमें बता रहा है कि अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन के एमिशन के हवाले से, ठीक है। सो जो आपकी बुक में लिखा हुआ उसको मैंने आपके सामने एक चार्ट की फॉर्म में लिख दिया। सबसे पहला जो टेबल है उसमें जो सबसे पहला कॉलम है वो है पार्टिकल के नेम से, फिर कंपोजिशन यानी कि वो किस चीज से मिलकर बना है, फिर पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, और फिर जो है वो उसका मास कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अल्फा रेडिएशन या अल्फा के बारे में बात की है, अल्फा एमिशन के बारे में। तो अल्फा रेडिएशन जो है ये बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं और इनके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बीटा रेडिएशन जो है ये बीटा रेडिएशन 2 तरह की होती है, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन एमिट होता है हैविंग नेगेटिव चार्ज, और बीटा पॉजिटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल एमिट होता है। इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। आप पार्टिकल एंटी पार्टिकल कहें, आप मैटर एंटी मैटर कहें। अभी के लिए मैं जस्ट इतनी ही बात करूंगी, फिर इसी चैप्टर में हमारा थर्ड जो टॉपिक है उसमें हमने मैटर एंटी मैटर या पार्टिकल एंटी पार्टिकल का जिक्र करना है, ठीक है। तो वहां पर मैं आपको डिटेल में ये बात बताऊंगी। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना था कि यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके उतने ही एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी आए जिन्होंने इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ करके ये कहा कि अगर जितने पार्टिकल हैं अगर उतने ही एंटी पार्टिकल होंगे तो आपस में कंबाइन करेंगे, एनिहिलेट करेंगे और खत्म हो जाएंगे। जस्ट हमारे सराउंडिंग्स में आपको एक एनर्जी या फोटोन रिलीज करके दे जाएंगे। यानी कि अगर यूनिवर्स में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ एंटी पार्टिकल होते हैं, तो ये सारे आपस में कंबाइन करते हैं
और रिजल्ट में एनर्जी रिलीज करते जाते हैं, तो आपको अपने इर्द गिर्द सिर्फ एनर्जी की रेस या फोटॉन्स ही देखने को मिलते, इसके अलावा और कुछ भी आपको देखने को ना मिलता। ठीक है, तो डिफरेंट थेरीज है, इसके बारे में आगे चलकर हम इस पर बात करेंगे। सो बीटा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, बीटा पॉजिटिव में पॉजिट्रॉन एमिट होता है। गामा रेडिएशन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या फोटॉन है, एनर्जी पैकेट है, लाइट पैकेट है, आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2 चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल के ऊपर -1 यानी कि इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन का चार्ज +1 होता है। ठीक है, और गामा रेडिएशन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि ये मतलब फोटॉन्स है, लाइट एनर्जी के पैकेट्स हैं, तो हैविंग नो चार्ज। अल्फा रेडिएशन का जो मास है वो 6.64 10⁻27 किलोग्राम होता है। बीटा में हमारे पास 9.11 10⁻31 किलोग्राम। इन दोनों में सेम मास क्यों है? बिकॉज बीटा माइनस और बीटा पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मैटर और एंटी मैटर में दोनों का, या पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में दोनों का मास सेम होता है, जस्ट दोनों के चार्जेस डिफरेंट होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 और पॉजिट्रॉन के ऊपर +1 का चार्ज है। और गामा रेडिएशन में देखें तो इनका कोई भी मास नहीं होता, बिकॉज दे आर फोटॉन्स, लाइट एनर्जी पैकेट्स, एंड दे आर मैसलेस पार्टिकल्स, तो इनका कोई भी किसी किस्म का मास नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 14.1 खत्म होता है। आप इसको एक दफा बुक से रीड कर लीजिएगा। आई होप सो जो बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वही बातें बुक में लिखी हुई हैं। स्टिल अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।